देखिए हम लोग बिल्कुल सही जा रहे थे। इडुटेरा प्लस से जो हम लोग कर रहे थे जीएस अपना एकदम बिल्कुल सही जा रहे थे, और इसका प्रमाण इस बात पे मिल गया कि हम लोग को कॉपीराइट का इशू स्ट्राइक हो गया है, एक मिल गया है कॉपीराइट, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब किसी को परेशानी जरूर हो रही है हमारे सही चलने से, इसीलिए जो है कॉपीराइट का इश्यू आया है हमारे उस सीरीज पर, इसीलिए वो कंटिन्यू नहीं हो पाया है आज। उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सॉल्यूशन मिलते ही, सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है उसका, जैसे ही मिल जाएगा उसको उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो डिफरेंट सोर्स से जो है करंट अफेयर हम कंटिन्यू करेंगे और जीएस के साथ करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग क्या ले आया है, एसआई का जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट लिया है, उसको भी उसी तरह से पढ़ेंगे बेसिक टू एडवांस, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और इसका सारे का आंसर आप कमेंट कीजिएगा जरूर, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। मार्क्स कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे जो जानकारी आपको दी जा रही है उसको जरूर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आंसर सही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं तो पहले क्वेश्चन से। Wood in absence of air, charcoal can be made at home by burning, कह रहा लकड़ी का कोयला घर पर ही बनाया जा सकता है, किस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए आप पहले, उसके बाद देखेंगे इसके ऑप्शन से समझेंगे कि क्या क्या है। तो इसका आंसर जो होगा, वैसे आपके प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर गलत था, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाइएगा तो इसका आंसर क्या है, पहला वाला होगा इसका आंसर। क्या हो गया, पहला इसका आंसर है वुड इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। वायु के अभाव में लकड़ी, वायु के अभाव में लकड़ी को जलाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, लकड़ी का कोयला यानी चारकोल, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछा जा रहा था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, तभी आप सही आंसर तक पहुंचिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अमंग द ऑप्शन इज, ठीक है। सबसे प्योर फॉर्म पूछा जा रहा है किसका, कार्बन का, ठीक है। कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है तो बताना है आपको, इसमें आंसर आप जरूर कमेंट करते रहिए तो पता चलेगा आपका। एंथ्रासाइट, लंबैक और ग्राफाइट और वुड कोल, सबसे प्योर फॉर्म यहाँ पे कार्बन हो जाएगा, ग्राफाइट हो जाएगा, सॉरी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायमंड नहीं है, याद रखिएगा, डायमंड सबसे प्योर फॉर्म है, उसके बाद ग्राफाइट है, ठीक है। अब जानिए कि और ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो क्या क्या है, उसको भी जान लीजिए। सबसे प्योर फॉर्म डायमंड अगर नहीं है तो ग्राफाइट हो जाएगा, कहीं कहीं पे एंथ्रासाइट देता है आंसर, लेकिन गलत है उस सब आंसर प्रैक्टिस सेट में। अगर आप देखिएगा तो एनसीईआरटी को अगर फॉलो कीजिएगा तो सबसे प्योर फॉर्म आपको डायमंड मिलेगा, उसके बाद ग्राफाइट मिलेगा, उसके बाद आपको ग्राफीन मिलेगा, ये सब है। एंथ्रासाइट जो है कोयले का सबसे टॉप क्वालिटी है, कार्बन और हीट एलिमेंट जो है सबसे ज्यादा इसमें है आपको एंथ्रासाइट में। कोयले के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप, सबसे लोवेस्ट हीट फॉर्म और कार्बन पिट कोल में है, उसके बाद आपका लिग्नाइट है, याद रखिएगा, और उसके बाद बिटुमिनस है, और उसके बाद सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें हीटिंग एलिमेंट सबसे कम होता है और स्मोक सबसे कम, हीटिंग एलिमेंट सबसे ज्यादा, ठीक है, और स्मोक सबसे कम, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है स्मोक सबसे ज्यादा होगा और हीटिंग एलिमेंट सबसे कम, और लिग्नाइट को ही ब्राउन कोल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और बिटुमिनस सबसे ज्यादा एज ए फ्यूल यूज होने वाला है, फ्यूल यूज होता है, कौन, बिटुमिनस कॉइल। और एंथ्रासाइट जो है आपका सप्लाई बहुत कम है इसकी, ठीक है, बहुत कम मात्रा में मिलता है ये, लेकिन है सबसे अच्छा, बेस्ट यही है, ठीक है। उसके बाद आप एक चीज और जानिए कि कोयला में जो है कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है, कौन सा सेकंड पे, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा यहाँ से। तो उड़ीसा आपका दूसरे नंबर पे है, ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन है, झारखंड है, झारखंड जो है पहले नंबर पे, रिजर्व में भी है और प्रोड्यूसर में भी है, ये बात ध्यान रखिएगा, साल 2022 का डेटा बता रहे हैं आपको, ठीक है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये ध्यान में रखिएगा। यहां से ये कोयले की बात हो गई। अब देखिए ऑप्शन में क्या है, इस तरह से आप कीजिएगा तैयारी, आपका अगर क्वेश्चन बन रहा है तब भी सही बात है। लंबैक क्या है, जब आप पेट्रोल वगैरह को, डीजल वगैरह को जलाते हैं तो जो ब्लैक
मटेरियल आपको मिलता है ब्लैक कंपोनेंट, एकदम काला इस तरह का, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं लंप बैक, ठीक है, याद रखिएगा। ग्राफाइट तो आप जान ही रहे हैं, कार्बन का प्रूफ है। वुड चारकोल, ऊपर के क्वेश्चन से पता चला आपको कैसे मिलता है। आप इसको लकड़ी को जलाइएगा ऑप्शंस ऑफ एयर में, तो आपको पता चलेगा कि क्या मिलेगा फिर आपको, वुड चारकोल, ठीक है। यहां से ये सारी बात ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट अपना क्या है। हाँ, ये सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए, ठीक है। डायमंड इज द कंसिडर द प्योरेस्ट टाइप ऑफ कार्बन। डायमंड प्योरेस्ट फॉर्म है किसका, कार्बन का। उसके बाद आपको कार्बन अगर आप डायमंड अगर ना दिखे तो ग्राफाइट, उसके बाद डायमंड, उसके बाद फ्लोरेनेस एंड ग्राफीन, ठीक है। ये सारी चीज जो है आपका कार्बन का से रिलेटेड है। कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म है। लम्प ब्लैक आपको बताया, बर्निंग ऑयल और अदर ऑर्गेनिक फ्यूल्स को आप जब बर्न कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, लम्प ब्लैक मिलेगा। ये सब चीज ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन। हाँ, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्ट्रिंग इज, ठीक है। स्ट्रिंग के बिहेवियर को मेजर किस में किया जाता है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। हाइग्रोमीटर, सोनोमीटर, बैरोमीटर और हाइड्रोमीटर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सोनोमीटर। सोनोमीटर क्या करता है, रिलेशनशिप दिखाता है किसके किसके बीच का, आपको स्ट्रिंग के लेंथ का और उसके फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो यही आंसर होगा, स्टडी द बिहेवियर ऑफ स्ट्रिंग। हाँ जी, लेंथ का इससे फ्रीक्वेंसी से जो रिलेशन होता है इसमें, ये एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, आगे की स्लाइड में आपको दिखेगा। तो इसका आंसर वही होगा, सोनोमीटर। और उसके बाद हाइग्रोमीटर क्या होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हाइग्रोमीटर से जो है मेजर क्या किया जाता है, आपको आर्द्रता मेजर किया जाता है इससे, यानी ह्यूमिडिटी, ठीक है। और वाटर वेपर की आर्द्रता को मेजर किया जाता है इसी से, हाइग्रोमीटर से, ये ध्यान में रखिएगा। बैरोमीटर से क्या मेजर किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है, ये सारी चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है आपसे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन तो आपका है ही है, यूनिट एंड मेजरमेंट और फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। इसलिए आप याद रखिएगा कि बैरोमीटर से क्या आप मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं। और हाइड्रोमीटर से आप क्या, रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं, और डेंसिटी मेजर करते हैं किसकी, लिक्विड की, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, विद द कंसेप्ट ऑफ बॉयंस। इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होता है, वही बॉयंस। ये सब चीज जो है आपको आगे की स्लाइड में देखने को मिल जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ से चारों जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्वेश्चन दिख जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ हो गया था, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये सॉल्यूशन देख लीजिए आप। हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। ये हाइड्रोमीटर हो गया, ये बैरोमीटर हो गया, ये इसके बारे में क्वेश्चन था आपसे, स्ट्रिंग, सोनोमीटर, और ये आपका हो गया हाइग्रोमीटर, ठीक है। सारे के डिफिनेशन से ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वेयर इज द बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया पूछ रहा है। बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस दो होता है, एक बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस और एक होता है करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। दोनों का अलग अलग जगह है, आपको बताना है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। भारत का बैंक नोट मुद्रालय कहाँ स्थित है, ठीक है, मुद्रणालय, ठीक है, मुद्रणालय हिंदी में पढ़ेंगे, और यहाँ इंग्लिश में आप बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। बताइए आंसर कहाँ है, जल्दी दीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। नेपानगर, देवास, इलाहाबाद, न्यू दिल्ली, ठीक है। ये बस एक ही जगह है, यहाँ पे है। ये सेंट्रल इंडिया वाला पूछा है आपसे, यानी एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक है। एक एमपी में है यानी सेंट्रल इंडिया हो गया, एक वेस्टर्न इंडिया में है यानी नासिक में, ध्यान रखिएगा। और एक आपका ईस्टर्न इंडिया में हो जाता है,
कौन वाला? सलाबोनी, सलाबोनी कहाँ? वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक हो जाता है आपका साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहाँ? साउथ इंडिया में आपका मैसूर, ये ध्यान में रखिएगा। 4 जगह प्रिंटिंग नोट है, इन 4 जगह करेंसी प्रिंट होती है इंडिया की। ठीक है, बैंक नोट और करेंसी नोट और सिक्का, यही 4 जगह होता है। बस न्यू दिल्ली में नहीं है एक भी, याद रखिएगा, ना इलाहाबाद में है, ध्यान रखिएगा इस बात को। न्यू दिल्ली को टिक मत कर दीजिएगा। ये देवदास कहाँ है आपका? एमपी में है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए आगे सॉल्यूशन में आपको दिखाया जाएगा। देखिए SPMCIL ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके बारे में भी विस्तार से अभी जानेंगे तुरंत ही। पहले आप देख लीजिए कहाँ कहाँ है। प्रोसेस करेंसी नोट प्रेस CNP नासिक में है, एक आपका बैंक नोट प्रेस BNP बोलते हैं इसको, एक देवदास, इसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था, देवास। और न्यू प्रोडक्शन लाइंस आर आल्सो सेटअप मैसूर एंड सलाबोनी। ठीक है, ये आपका मैसूर कहाँ? कर्नाटका। और सलाबोनी कहाँ? आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ ओन प्रेस एट नासिक वेस्टर्न इंडिया एंड देवदास सेंट्रल इंडिया एंड द मैसूर साउथ इंडिया और सलाबोनी ईस्टर्न इंडिया। अब इसके बारे में जानिए कि ये क्या है। सिक्योरिटी, प्रिंटिंग एंड मिंटिंग। मिंटिंग बोलते हैं सिक्के की छपाई को। ठीक है, मिंटिंग। कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंडिया लिमिटेड, ये 2006 से जो है काम कर रहा है इंडिया के लिए। और यहाँ जो है आपका करेंसी नोट छपता है, उसके बाद पेपर नोट छपता है, उसके बाद आपका जुडिशियल पेपर वगैरह सब जो है यहीं छपता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। SPMCIL 2006 से है, प्योर गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन के हु इज द चेयरमैन ऑफ आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आइलैंड यानी द्वीप विकास एजेंसी के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, ये एकदम यूनिक क्वेश्चन है, देखिए इसको बताइए। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कमेंट में आंसर कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के कौन है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। ठीक है, अमित शाह है, ये पहले जान के रखिए इस बात को, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे यही मिनिस्ट्री भी डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि किसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है। उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले 52 आर्टिकल। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 इसमें क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये ध्यान में रखिएगा। ये सारे आर्टिकल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 55 भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैनर ऑफ द इलेक्शन, किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा इनको, प्रेसिडेंट को, ये 55 बताता है। 56 में है टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए, ये याद रखिएगा। और 57 इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन। ठीक है, ये एक बार BPSC जो है पूछ चुका है कि आपको भारत में राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये पूछ चुका है, याद रखिएगा। 57 जो है इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति ही होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और 72 आर्टिकल भी इनसे रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। इसमें क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति की। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इनसे रिलेटेड एग्जीक्यूटिव पावर, ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये कौन से आर्टिकल में? 123 से स्टार्ट होता है और 123 पे खत्म हो जाता है। ये सारी बात जो है, ये सारा जो है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अब आ जाइए, अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यहीं से जान लीजिए। इसी तरह से जो इम्पोर्टेंट है आपको वो जानना आपके लिए जरूरी है। अब देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 63 याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। और 64 क्या है? 64 है आपका, यही जो है आपके एक्स ऑफिसो,
एक्स ऑफिसर हो जाएंगे किसके, यानी चेयरमैन हो जाएंगे आपके राज्यसभा के, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपके वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के लिए वैसे कोई आर्टिकल है नहीं, लेकिन 74 और 75 में ये कवर हो जाते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के को हेड कौन करते हैं, यही प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड एक और जानकारी याद रखिएगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर जो है राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदस्य से हो सकते हैं, किसी भी सदन से हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा कहीं से भी आपके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसा राज्यसभा से बनने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपके यहाँ, सबसे पहले थी आपकी इंदिरा गांधी 1966 में, ठीक है। उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट है, 1996 में। उसके बाद साल 2004 में, ठीक है, मनमोहन सिंह, और साल 2009 में फिर दोबारा से मनमोहन सिंह। ये सब जो है राज्यसभा के द्वारा जो है राज्यसभा में थे और ये प्रधानमंत्री बने, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्दी इज अ पॉपुलर फ्लॉक डांस ऑफ विच स्टेट और यूटी, ठीक है। कौन से स्टेट यूटी में जो है गर्दी, गरादी, GARADI, ठीक है, गरादी राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है। बताइए कहाँ का डांस है, ये फ्लॉक डांस है आपका, कहाँ का फ्लॉक डांस है ये आपका गर्दी, बताइए। ये जो है आपका पुडुचेरी का, ठीक है। याद रखिएगा ये ऐसे जो है 4 जगह पे है पुडुचेरी। सबसे पहले केरल में है माही आपका, ठीक है। फिर 2 आपके तमिलनाडु में है, एक पुडुचेरी, एक कराईकल, ठीक है। और तीसरा वाला आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश वाला कौन सा है, यनम। 4 जगह, 4 डिस्ट्रिक्ट 4 जगह है, ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। उसके बाद ये 1994 तक जो है कॉलोनियल रूल रहा है यहाँ, ठीक है। ये सारी जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अपना कि इन 2020 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास अ बिल मेक विच इज आर एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर अभी चर्चा में है आर्टिकल 370 को लेके, तो यहाँ से क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। ध्यान दीजिएगा इधर और आंसर करने की कोशिश कीजिए। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज 2020 में जो है जम्मू एंड कश्मीर की बनाई गई है। बिल पास हुआ है, इंडिया पास अ बिल टू मेक विच इज आर एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी बताइएगा आंसर, आंसर आने चाहिए आपके। BSSC और SI के एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन की उम्मीद रखिए पूरी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। आ जाओ यार, काहे भड़क रहे हो। इसका आंसर है आपका कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश सब का सब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। लैंग्वेज से रिगार्डिंग एक बात याद रखिएगा कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने लैंग्वेज है, 22, ठीक है। और कौन से शेड्यूल में मेंशन है ये, शेड्यूल 8 में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना था तब आपके पास 14 लैंग्वेज थे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज को लेके 3 अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है। तीनों अमेंडमेंट याद रखना है आपको लैंग्वेज को लेके। एक सबसे पहले हुआ है 21 अमेंडमेंट, ठीक है, 1967 में, ठीक है। उसके बाद दूसरा हुआ है आपका 71st अमेंडमेंट 1992 में, याद रखिएगा। उसके बाद सबसे लेटेस्ट यानी तीसरा अमेंडमेंट कब हुआ है, 92nd अमेंडमेंट 92 में, ठीक है। ये तीसरा अमेंडमेंट था आपका जो कि हुआ है 2003 में। अब कौन कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई ये भी आप यहां से ध्यान में रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है आपको लेके, आपके एग्जाम को लेकर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 21 वाला जो अमेंडमेंट था इसमें एक लैंग्वेज जुड़ा आपका, कौन सा, सिंधी, याद रखिएगा। उसके बाद आपका 71 अमेंडमेंट में आपका 3 लैंग्वेज और जुटा जिसको आप नमक से याद रखिए। हिंदी में अगर इस तरह से हम नमक लिख दें तो इस तरह से याद रखिए, ना से आपको नेपाली, ठीक है, और माँ से आपका
मणिपुरी, ठीक है, और इसके बाद का से आपका कोंकणी। ये 3 लैंग्वेज आपके 71 अमेंडमेंट 1992 में जुड़े, ठीक है। उसके बाद 2003 में कौन से केवा अमेंडमेंट, 92nd अमेंडमेंट, और इसमें 4 लैंग्वेज जुड़े आपके, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये 4 जो है आपके 2003 में ऐड हुए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। ये 4 लैंग्वेज 2003 में ऐड हुए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अब कितने लैंग्वेज हैं टोटल, 22। ध्यान रखिएगा, सिंधी 14 + 1 + 3 + 4 15, 3 18, 4 22, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। और अमेंडमेंट भी याद रखिएगा, लैंग्वेज को लेके 3 अमेंडमेंट हुए हैं टोटल, और अलग अलग लैंग्वेज भी जुड़ा है। ये फिगर वाला क्वेश्चन है, आपको इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। इसको बनाइए, आंसर डालिए इसका कमेंट बॉक्स में, बैठे मत रहिए, कलम कॉपी चलाते रहिए, ठीक है। रिजल्ट लेना है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, द बिल डिक्लेयर्स कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पर्पस ऑफ द यूनियन टेरिटरी फ्रॉम सच डेट एडमिनिस्ट्रेटेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए गवर्नमेंट वर्क विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर, क्या कहलाएगा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर से कोई भी गवर्नमेंट चल रही है तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट होता है, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, जो सारा का सारा पावर जो है, एब्सोल्यूट पावर एक ही लीडर के हाथ में होता है, तो उसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। उसके बाद मोनार्क में भी यही है, जो सत्ता चला आ रहा है, जैसे कि ब्रिटेन वगैरह में मोनार्की सिस्टम है। उसके बाद डेमोक्रेटिक आपके इंडिया में। ऑथोरिटेरियन में भी यही होता है कि किसी एक लीडर के हाथ में सारी की सारी एब्सोल्यूट पावर होती है, और ज्यादा कोई उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकर एक ही होता है। इस तरह के गवर्नमेंट को अधिकारवादी बोलते हैं, एक ही का अधिकार होता है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द 30 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन। केल्विन में पूछा गया है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है K = C प्लस आपको 273.15, ठीक है। तो जो भी आएगा जोड़ के घटा के आपका आंसर वही हो जाएगा। तो पहला ही लग रहा है। ये पूछता है आपको 3 तरह से टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक आपका सेल्सियस हो गया, एक आपका केल्विन हो गया, एक आपका फ़ारेनहाइट हो गया। ये तीनों तरीके से, और तीनों का कन्वर्जन भी पूछता है, ठीक है। तो एक का कन्वर्जन आपके सामने आया, आप याद रखिएगा इस तरह के कन्वर्जन को। अगर यही आपको फ़ारेनहाइट देकर केल्विन सेल्सियस पूछ ले, तो आपको क्या करना होगा, उसका भी फॉर्मूला आप याद रखिए, F-32 5/9, ठीक है। अगर आपसे सेल्सियस पूछ रहा है फ़ारेनहाइट देख के, तो F-32, ठीक है, F-32 5/9, ठीक है। इस तरह से ये चेंज होता है वैल्यू, याद रखिएगा आप। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन यहाँ से तो आपका पक्का रहेगा ही, देख लीजिए, ठीक है। ऑथोरिटेरियन मतलब a political system characterized by the controlling of government and the rejection of democracy, ठीक है। डेमोक्रेसी को रिजेक्ट करके जो है एक तरह के कंट्रोलिंग चलता है गवर्नमेंट में, उसी को बोलते हैं ऑथोरिटेरियन। और उसके बाद मोनार्क भी आपको बता दिया गया, इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पर्सन द मोनार्क इज हेड ऑफ द स्टेट फॉर लाइफ और अंटिल एब्डिकेशन, यानी अंत तक, मौत तक जो है वो आपको बने रहते हैं सत्ता में। तो इस तरह का सत्ता कहाँ है, सऊदी अरेबिया में है, और आपके सेंट्रल एशिया में ज्यादातर ऐसा है। मोनार्की आपको वहां भी है, यूके, ब्रिटेन वगैरह में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर वाज वेयर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले जो है आपको समझ में आ गया होगा, इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो आपके
राज्यसभा के मेंबर थे, ना कि लोकसभा के, ठीक है। तो कौन थे ऐसे इनमें से? एच.डी. देवगौड़ा, मनमोहन सिंह या फिर इंदिरा गांधी। तीनों के तीनों जो है यहाँ ऑल द एबव आंसर होगा आपका। ये बात ध्यान में रखिएगा। कैसे? क्योंकि इंदिरा गांधी जो है आपको 1966 में राज्यसभा से मेंबर थी जब वो पीएम बनी। उसके बाद आपको एच.डी. देवगौड़ा 1996 में वो भी राज्यसभा से थे, और मनमोहन सिंह 2004 एंड 2009, ठीक है, दोनों बार राज्यसभा से ही वो पीएम कैंडिडेट बने। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए एक जीएसटी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है। अब डिस्कस करना है आपको। इस क्वेश्चन को बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ठीक है, और आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसमें से कौन जो है आपका नन ऑफ द एबव? कौन सा आंसर होगा आपका सही? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कहीं पे कोई आर्टिकल। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कौन सा आर्टिकल है ये? 350B, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल को ये इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज आप इसमें ध्यान रखिए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है सबसे पहले 2016 के एक्ट से शुरू हुआ था ये, ठीक है, और इम्प्लीमेंट कब हुआ आपको? ये हुआ 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले कौन से स्टेट में आया था? ये आसाम में आया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। और अगर कंट्री नेशन की बात करते हैं, सबसे पहले कौन से नेशन में आया था? फ्रांस में आया था, ठीक है। अभी अगर बात करें तो 140 कंट्रीज में जो है जीएसटी लागू है, चल रहा है, ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो सबसे पहले आसाम में हुआ था, और इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है सब आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल सबसे पहले इससे रिलेटेड है आपका 246A, ठीक है। ये जो है स्पेशल प्रोविजन एक्ट रिगार्डिंग जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी से रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजन। इसमें क्या है कि पेट्रोल, डीजल और एरोनॉटिक्स फ्यूल पे जो है जीएसटी नहीं लगेगा, ये बात कही गई है। उसके बाद आपका 269A है, इंटीग्रेटेड जीएसटी के लिए जाना जाता है, जो याद रखिएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी वगैरह, जो सीजीएसटी का जो आप देखते हैं एक बिल में ये दोनों चीज जो आपको मिलता है वो है 269A के तहत, ठीक है। उसके बाद आपका 279A जीएसटी काउंसिल है, ठीक है। ये सारी आर्टिकल जो है जीएसटी से रिलेटेड है, आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा किसी तरह का भी टैक्स जो है आपको बिना पार्लियामेंट्री प्रोविजन के नहीं लग सकता है, ये 286 में कहा गया, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा किसी तरह का अगर आपको टैक्स लगाना है, मिसलिनियस टैक्स उसको बोलेंगे, तो वो 366 में है, जो कि मिसलिनियस एक्ट ही, मिसलिनियस आर्टिकल ही है, आपको यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये था आपका जीएसटी से रिगार्डिंग सब कुछ, A to Z आपको यहाँ पे जीएसटी से रिगार्डिंग बता दिया गया, ध्यान में रखिएगा। ये आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये हो गया आपका, ये जो है उसका पूरा आपको ये है कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, CLM बताया गया, इसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। PDF अगर इसका आपको पूरा चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको जो है PDF मिल जाएगा। फिर लाएंगे इस तरह का आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपसे ये BSSC और SI का, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। देखिए 350B प्रोवाइड जो आपको स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज।